जरा सोचिए, ब्रिटिश राज के आखिरी साल चल रहे हैं और भारत के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। देश के बड़े नेताओं को एक साथ लाने की 4 बड़ी कोशिशें होती हैं और चारों की चारों नाकाम हो जाती हैं। तो आखिर उन बंद कमरों में हुआ क्या था, और वो कौन सी एक घटना थी जिसने इस पूरे खेल को हमेशा के लिए पलट दिया? तो चलिए आज के इस सफर का रास्ता देखते हैं। हम शुरू करेंगे उस महान राजनीतिक गतिरोध से, फिर देखेंगे आज़ादी के लिए पेश किए गए फॉर्मूलों को, समझेंगे कि आखिरी दौर की बातचीत क्यों नाकाम हुई, और फिर जानेंगे उस विद्रोह के बारे में जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। और आखिर में कुछ जरूरी तथ्यों को समेटते हुए हम पहुंचेंगे अंतिम निर्णायक मोड़ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं उस महान राजनीतिक गतिरोध की। तो साल था 1944 और भारत मानो एक राजनीतिक चौराहे पर आकर रुक सा गया था। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भविष्य के रास्ते पर एकमत नहीं हो पा रही थीं। हालात ऐसे बन गए थे कि कोई आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं दिख रहा था। इसे तोड़ना बहुत जरूरी था। तो अब आते हैं उन कोशिशों पर जो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए की गई। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला था जो सबको मंजूर हो? चलिए देखते हैं। पहली बड़ी कोशिश की सी राजगोपालाचारी ने, जिसे CR फॉर्मूला भी कहते हैं। इसमें सीधा सा हिसाब था, मुस्लिम लीग आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ दे और बदले में लड़ाई खत्म होने के बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में एक जनमत संग्रह होगा, मतलब डायरेक्ट वोट, जिससे वहां के लोग खुद तय करेंगे कि उन्हें अलग होना है या नहीं। ये एक बहुत बड़ी पेशकश थी। लेकिन जब गांधी और जिन्ना इस पर बात करने बैठे तो 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा गईं। गांधी 2 नेशन थियरी को सिरे से खारिज कर रहे थे। वो चाहते थे कि आज़ादी के बाद भी हम मिलकर काम करें। वहीं दूसरी तरफ जिन्ना अपनी मांग पर अड़े थे कि उन्हें सत्ता मिलने से पहले एक अलग देश का पूरा वादा चाहिए। यहाँ कोई बीच का रास्ता मिलना नामुमकिन था। अब जिन्ना का इस प्रस्ताव पर क्या कहना था? उनके शब्द बहुत तीखे और साफ थे। उन्होंने इसे एक अंग भंग और दीमक लगा पाकिस्तान कहकर पूरी तरह से खारिज कर दिया। इन शब्दों ने ये साफ कर दिया कि उनके लिए या तो एक पूरा संप्रभु पाकिस्तान था या फिर कुछ भी नहीं। बातचीत यहीं खत्म हो गई। तो एक कोशिश नाकाम हुई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद असफल समझौतों का एक पूरा दौर चला और हर नाकामी के साथ निराशा और बढ़ती गई। आप देखिए, मार्च 1944 से जून 1945 के बीच क्या क्या हुआ। पहले राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया, फिर देसाई लियाकत प्रस्ताव और फिर वेवेल योजना। एक के बाद एक योजनाएं पेश हुईं और सबकी सब एक ही दीवार से टकरा कर रह गईं। हर विफलता के साथ तनाव और गहरा होता जा रहा था। इस बीच पर्दे के पीछे एक और कोशिश हुई, देसाई लियाकत समझौते के रूप में। ये एक इनफॉर्मल प्लान था जिसमें केंद्र में कांग्रेस और लीग के बराबर सदस्य रखने की बात थी। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि कांग्रेस या लीग, किसी की भी टॉप लीडरशिप ने इसे कभी अपना आधिकारिक समर्थन दिया ही नहीं। और फिर मैदान में उतरे खुद वाइसरॉय वेवल अपनी योजना के साथ। शिमला में एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया। मकसद था एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाना जिसमें वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सब भारतीय हों। लेकिन एक बार फिर काउंसिल में किसे कितनी सीटें मिले, इस पर बात अटक गई और ये कोशिश भी नाकाम हो गई। राजनीतिक रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब एक्शन मीटिंग रूम से निकलकर नौसेना के जहाज़ों पर पहुंच गया था। फरवरी 1946 एक चिंगारी सुलगती है। शुरुआत होती है HMIS तलवार नाम के जहाज पर मौजूद सिर्फ 1100 नौसैनिकों से। लेकिन ये चिंगारी जंगल की आग की तरह फैली। देखते ही देखते देश भर के नौसैनिक अड्डों पर 20,000 से ज्यादा नौसैनिक खुले विद्रोह में शामिल हो गए। तो सवाल यह है कि ये विद्रोह हुआ क्यों? देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। सालों से गुस्सा जमा हो रहा था। नस्लीय भेदभाव, खराब खाना, अंग्रेज अफसरों का बुरा बर्ताव। ऊपर से INA ट्रायल्स ने राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा कर दी थी। और जब भारत छोड़ो लिखने पर एक नौसैनिक को गिरफ्तार किया गया तो बस सबका बांध टूट गया। इस विद्रोह का असर जबरदस्त था। इसने सीधे सीधे ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। जिस सेना के दम पर अंग्रेज पूरे भारत पर राज करते थे, अब वही सेना भरोसे के लायक नहीं रही थी।
ये अंग्रेजों के लिए एक खुला पैगाम था। अब खेल खत्म हो चुका है। तो चलिए, जो भी हमने अभी तक समझा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, खासकर एग्जाम के लिहाज से। तो संक्षेप में देखें तो मुख्य राजनीतिक कोशिशें ये थीं। राजगोपालाचारी फॉर्मूला, जिसे जिन्ना ने खारिज कर दिया। देसाई लियाकत समझौता, जिसे कभी आधिकारिक मंजूरी ही नहीं मिली। और वेविल योजना, जो शिमला सम्मेलन के गतिरोध में ही दम तोड़ गई। एक शब्द हमने सुना, जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट। इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है। ये किसी बड़े सवाल पर जनता का सीधा वोट होता है। यहाँ पर यह प्रस्ताव था कि मुस्लिम बहुल इलाकों के लोग सीधे वोट करके बताएं कि वो भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं। तो इन सब घटनाओं का निचोड़ क्या है? द फाइनल टर्निंग पॉइंट क्या था? आखिर में पूरी कहानी का सार बस इतना है। राजनीतिक बातचीत पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। नेता कोई रास्ता नहीं निकाल पाए, लेकिन नौसेना के विद्रोह ने पूरा समीकरण ही बदल दिया। इसने अंग्रेजों को वो सच्चाई दिखाई जिसे वो और नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, कि अब उनकी अपनी सेना ही उनके साथ नहीं है। बातचीत भले ही नाकाम रही, लेकिन इस एक विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ये प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की तरफ से थी, जो सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। ऐसे और भी विश्लेषणों के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जब राजनीतिक बातचीत बार बार नाकाम होती है, तो क्या इतिहास को बदलने के लिए सीधी कार्रवाई ही आखिरी रास्ता बचता है?